जगह पे ट्रांसफर कर दिया जहाँ पे उसकी टैलेंट की कद्र नहीं है और वो मनी मन में उनसे बगावत के मूड में चला गया। वो सिटी लॉर्ड को दिखा कि ये अपने टाइप का बंदा है तो उसने अपने साइड उसे ले लिया, तो वो भी एक भ्रष्ट बंदा ही बन गया। सच्चाई जानने के बाद भी वो क्या करता है कि एक्टिंग करता है कि ये राइन नहीं है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन सबको खत्म कर दो और वो खुद भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि इस फेक वाले मास्टर राइन को मार दो और मैं तुम सबको एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। क्या तुम अंधे हो गए हो काइजर होकर? इसे तुम्हारा विद्रोह माना जाएगा। हालांकि बैंडेड्स जो रहते हैं, उसके सैनिक जो रहते हैं, वो उसे मना करते हैं कि जनरल रहने दो, अगर ये सही में राइन निकल गया तो हमारी तो लंका लग जाएगी और आपकी फैमिली भी खत्म कर दी जाएगी। अपने सैनिकों की बात को ना मानते हुए काइजर बिल्कुल गुस्से में होके बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो, इस बंदे ने असली जो ड्यूक का लड़का है उसको ब्लैकमेल कर दिया है और अभी हमारी बॉर्डर पे खड़े होके हमें चुनौती दे रहा है। इसे तो खत्म होना ही पड़ेगा। क्या तुम लोगों को पता भी है इस बंदे ने क्या किया है? इसने एल्ड्विन फैमिली को वाइप आउट कर दिया है और 4 बड़े मेजर फैमिली के नॉवेल्स को भी हरा दिया है। तुम लोग शायद जानते नहीं हो, लेकिन ये जो एरिया है वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का कैरोडोरियर एम्पायर में आता है और तुम लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी अगर तुम इस बंदे का सिर काट के अगर नॉर्थ की साइड चले गए ऑर्विस एम्पायर में, तो वो खुशी खुशी तुम्हें एक छोटा नॉवल तो बना ही देंगे। तुम्हें जिंदगी चाहिए या मौत चाहिए ये तुम खुद तय करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कुछ भी करने को। ये सारी बातें काइजल कर रहा होता है अपने सैनिकों के साथ। हालांकि उसके सैनिक ली से काफी डरे हुए होते हैं और वो यही सोचते हैं कि क्या हमें जनरल का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो सैनिक ली को देखते हैं और वो सभी सोचते हैं कि इस लड़की ने अकेले ही कितनी तबाही कर दी है। जनरल जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और वो सभी ऊंची आवाज में कहते हैं कि हम जनरल को फॉलो करेंगे। काइजर ये सब कुछ देख के काफी खुश होता है और वो रिन को लास्ट वार्निंग देता है कि मरने से पहले अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो वो तुम बोल सकते हो। तो मास्टर रिन कहता है कि अगर तुमने मरने का प्लान बना ही लिया है तो शुभ काम में देरी क्यों, आ जाओ फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। ये बात सुनकर काइजर अपने सभी ट्रूप्स को कमांड देता है कि सब लोग चार्ज करो और इन लोगों को मार दो। ली यहाँ पे बोल रही होती है कि उसकी जो स्कर्ट है वो उसके रास्ते में आ रही है, तो वो अपनी स्कर्ट को काट के आगे बढ़ती है सीधा हमला करने की तरफ, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि ली बिल्कुल ओपी तरीके से सबको मार रही होती है पूरा असैसिन टाइप में। और एक बंदा जो होता है उनमें से एक सैनिक होता है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है रिन को मारने के लिए, लेकिन ली यहाँ पे अपना चाकू फेंक देती है और जिससे कि वो डायरेक्ट हिट से मर जाता है। काइजर अभी भी तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। इस पर काइजर कहता है कि इन सबको मार दो, छोड़ो मत किसी को भी। जो भी मिस्टर रिन को मारेगा उसे 1000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। जो भी सैनिक अभी जिंदा होते हैं वो कहते हैं ये गोल्ड तो मेरा है और वो सब लोग किल करने के हिसाब से सब लोग अग्रेसिव हो गए, आगे बढ़ते हैं मिस्टर रिन को मारने के लिए। एक टकला आदमी पीछे से ली पर अटैक करता है पर ली उसे देख लेती है और उसे एक झटके में खत्म कर देती है। वो सभी सैनिक जादूगर को बुलाने लगते हैं कि जादूगर तुम कहाँ मर गए हो, इस लड़की को हमारे लिए मार दो। जादूगर वहीं पे प्रकट हो जाता है और काइजर उसे कहता है कि जल्दी से उस लड़की को मारो, आइस एरो फेंको। तो जादूगर उसकी बात को मानते हुए जल्दी से फटाफट से आइस एरो ली के तरफ फेंक देता है। हालांकि ली उस एरो से बच तो जाती है बट वो जाम हो जाती है, उसके पांव ना धरती पे जाम हो जाते हैं बर्फ के कारण। ली को जाम होता हुआ देख के काइजर सबसे पहले अपने सैनिकों को यही कमांड देता है कि जल्दी से रिन को मार दो क्योंकि ये लड़की फंस गई है हमारे जाल में। हालांकि इतना इज्जत नहीं दे रहा होता है काइजर ली को, वो कह रहा होता है कि ये कुतिया फंस गई है हमारे जाल में, अब रिन का काम तमाम कर दो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रिन के पास एक हथौड़ा होता है और उसके साथ साथ उसके पास बैटरी वाली वायर भी होती है। भाई ये चल क्या रहा है, कहां से आ गई ये वायर और ये हथौड़ा कहां से आ गया? तो वो हथौड़े को ली की तरफ फेंकता है और ली उस हथौड़े को पकड़ लेती है और जिससे कि वो अपनी बर्फ को तोड़ देती है और तेजी से हवा में कूद जाती है। ली हवा में कूद गई होती है और उस टाइम पे रिन जो है वो उस वायर को जमीन पे पटकते हुए कहता है कि क्या टाइमिंग है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस बैटरी में कितनी पावर है। बैटरी वाली वायर जैसे ही धरती पे टच होती है वो भाई बिल्कुल एकदम से करंट का झटका देती है सबको, लाइटनिंग सब पे गिर रही होती है और सबका बहुत बुरा हाल हो जाता है, कोई सा भी बंदा खड़ा नहीं रह पाता। और यहाँ पे हम रिन को देखते हैं वो आइसोलेटेड कपड़े के ऊपर खड़ा होता है। सैनिक उस चीज को देख के डर जाते हैं, वो कहते हैं क्या थंडर मैजिक। रिन तब कहता है कि अगर मेरे पास वीडियो रिकॉर्डर होता ना तो इस सीन को मैं रिकॉर्ड करता। क्या ही सीन था, इस वीडियो को मैं उन लोगों को दिखाता जो कि बैटरी का काम कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के समझ पाते कि आखिर कितना खतरनाक काम वो करने वाले हैं। सैनिकों को पीछे हटते हुए देख काइजर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो, उन्हें मार दो। जनरल ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मास्टर राइन शायद फॉरबिडन मैजिक यूज कर रहे हैं, जब भी कोई उनके पास जा रहा है वो मर जा रहा है। जो सैनिक ये बात कर
रहा होता है उसकी बात सुन के काइजर उसी का गला काट देता है और एक डरावनी सी शक्ल दिखाई जाती है उसकी और वो बोलता है कि जो भी बंदा पीछे हटेगा उसे मैं मार दूंगा, जल्दी से हमला करो उस पे, वो अकेला पर्सन है और तुम लोग इतने ज्यादा बंदे हो, सब लोग मिलके उसे मार दो। एक सैनिक अपने दोस्तों को देखता है कि जो जमीन पे गिरे हुए होते हैं मरे हुए, वो उन्हें देख के कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी ली मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझे एक बात बताइए, ये सोल्जर क्यों नॉकआउट नहीं हुए आपके मैजिक से। इस पर रिन कहता है कि ये बैटरी जो थी वो फुली चार्ज नहीं थी और ये एक टेस्टिंग के लिए मैं बैटरी साथ में लेके आया था, इसमें उतनी पावर नहीं थी कि ये और झटके दे पाए। मास्टर राइन तब तो मुझे आपको जल्दी से यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे चिंता मत करो, काइजर की कहानी आज खत्म हो जाएगी। तभी काइजर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, उसका मैजिक फेल हो गया है। तभी वहां आसमान से बिजली पड़ती है। तभी काइजर कहता है कैसे कैसे ये पॉसिबल कैसे है, जादूगर के गिल्ड वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ सेलिना पूरा लाइटिंग वाली ओरा में आती है सामने और वो कहती है कि काइजर लगता है तुम औकात से ज्यादा बढ़ रहे हो आगे। तभी वो रिन से कहती है यंग मास्टर क्या मैं सही टाइम पे आ चुकी हूँ। तो रिन उसे जवाब देता है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, अभी अभी बैटरी की पावर रन आउट हो गई है। सेलिना सब काम साइड में छोड़ के बिल्कुल क्लोज आ जाती है रिन पे और वो पूछती है कि ओहो हो तो आपने बैटरी का यूज किया, मुझे बताइए ना उसका इफेक्ट कैसा हुआ। जब हम काइजर को और उसके बंदों को अरेस्ट कर लेंगे उसके बाद मैं आराम से तुम्हें हर बात बताऊंगा। समझ गई यंग मास्टर। सेलिना यहाँ पे खुद को चार्ज कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे और भी बहुत सारे मैजिशियन होते हैं और वो सबको कमांड देती है ऑल मैजिशियन इनके ऑर्डर को मानो और इन विद्रोहियों को खत्म करो। हम लोग देखते हैं कि सभी जादूगर मिलके एक कंबाइन अटैक रेडी करते हैं और वो लाइटनिंग का होता है, सारे की सारे लाइटनिंग मिलके एक बड़े लाइटनिंग पे कन्वर्ट होती है और जिसको देख के उसके काइजर के सैनिक जो होते हैं वो डर जाते हैं कि मैं गलत था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अटैक को तैयार होते हुए देख के काइजर कहता है कि राइन तुम मेरे हाथों बच नहीं पाओगे, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ में लेके मरूंगा। यही बोल के उसके पीछे लाइटनिंग अटैक तो हो जाता है पर वो भागते हुए सीधा रिन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मरना होगा। वो आगे बढ़ जाता है रिन को मारने के लिए तलवार के साथ। जैसे ही वो वार वहां पे रिन के ऊपर करता है आगे खड़ी होती है ली जो कि उस वार को डोज कर लेती है। डोज करने के बाद काइजर कहता है ये सही नहीं हो रहा, ये कैसे मेरे अटैक को डोज कर रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ली उसे कस के एक लात मारती है और जैसे ही उसे लात पड़ती है वो जाके दूर गिरता है और सीधा दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। काइजर को देखने के बाद ली कहती है साला कमीना। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिन कुछ पढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि क्या ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइजर को उन्होंने बांध के रखा होता है और वो जाग जाता है और वो रिन पूछता है उससे कि हाँ अच्छा बेटा जाग गए। बॉर्डर गार्ड होते हुए तुमने पिछले कुछ सालों में काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है, आखिर तुम एड्रिक के साथ कब शामिल हुए, आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे चल रहा है। इतना भी सरप्राइज मत हो जाओ, मुझे तो कब का मालूम है कि एड्रिक मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रच रहा है और वो हमें धोखा देगा। मैं तो बस एक मौके की तलाश में हूँ, जैसे ही वो मौका मिलेगा एल्ड्रिक धूल चाटता फिरेगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कारण ही अब मैं ये खेल खत्म करने वाला हूँ। तुम क्या सोचते हो ये छोटे मोटे करप्शन के एविडेंस के बिहाफ पे तुम एल्ड्रिक से डील करोगे? ना 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 बेटा, तुम किसी गलत फहमी में हो। ये अकाउंट तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इन अकाउंट से तो मुझे बस यही पता चला है कि एस्लिन सिटी का कितना टैक्स है और कितने अकाउंट में वो बढ़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब वो अकाउंट का पैसा मैं एस्लिन सिटी के फ्यूचर में लगाऊंगा। तुम एस्लिन सिटी का फ्यूचर में लगाओगे पैसा? क्या तुम सपना देख रहे हो? लॉर्ड एल्रिक के पास उन सभी नोबल्स का कंट्रोल है जो एस्लिन सिटी में रहते हैं और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे? काइजर होकर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम जिंदा बच गए तब तुम नोबल खेल लेना, अगर तुम मर गए तो तुम एक डेड बॉडी हो और कुछ नहीं। तुम क्या चाहते हो कि एस्लिन सिटी में खून खराबा हो? एस्लिन सिटी के नोबल्स के पास दो चॉइसेस रहेंगे। पहली चॉइस तो ये है कि जैसे तुम अपनी मौत की राह पे चल रहे हो वो भी अपनी मौत की राह पे चले, और दूसरी चॉइस ये है कि वो मेरी बात सुने और मेरे लिए काम करे फ्यूचर। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? तो यहाँ से सीन कट होता है। अब काइजर का इसने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरे को मालूम नहीं, आई थिंक वो मर गया है अब। तो यहाँ से सीन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है रिन को जो कि आगे चल रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि समय का हिसाब लगाने पे मुझे ये लगता है कि ग्रैंड ड्यूक सोरेन जो है वो पक्का अपने सैनिकों को भेजेगा इसी साल के अंत। मुझे सिटी वॉल को जल्दी से रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम पे अटैक होगा तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। रिन एक मैप निकालता है और वो सोचता है कि वेस्ट की जो टेरिटरी है वो एल्प्स की है। अगर हम लोगों ने एल्प्स के साथ एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन कर लिया तो हम लोगों की वॉर नहीं होगी। ईस्ट की तरफ मेरी बहन की टेरिटरी है तो उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो नॉर्थ से जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक की टेरिटरी है। वहां ली आती है और ली रिन को बताती है कि मास्टर राइन जो पैसा है हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है बॉर्डर फोर्ट्रेस से, वो कुल मिला के 350,000 गोल्ड। अच्छा ली एक काम
काम करो, यहाँ पे गार्ड को नियुक्त कर दो और उन्हें 100 गोल्ड कॉइन दे दो, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो कैरेज पे डाल के हम लोग एसलिन सिटी लेके जाएंगे। कैरेज की तरफ जा रहा होता है और उसे सेलिना दिखती है, तो सेलिना को वो धन्यवाद करता है कि उसने और जादूगरों के गिल्ड ने उनकी बहुत हेल्प करी है। तो सेलिना उस पर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मास्टर राइन, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आप मुझे बैटरी के डिस्चार्ज का जो प्रिंसिपल है उसको डिटेल में बता पाओगे? जिसके पास मैजिक नहीं होगा वो इसका यूज कैसे करेगा? ठीक है, रास्ते में लौटते टाइम मैं आपको सारी बातें आराम से बताऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक बंदे की वहां पे एंट्री होती है। वो दूर से ही आवाजें मार होता है मिस्टर राइन और प्रेसिडेंट सेलिना को, और ये और कोई नहीं होता, ये होता है विजार्ड गिल्ड का मास्टर यानी कि मेलकम। आखिर चल क्या रहा है? जो भी बोलना है जल्दी बको। रे मास्टर राइन, सिटी लॉर्ड एल्ड्रिक ने विद्रोह चालू कर दिया है और उसने पूरी सिटी में कब्जा कर लिया। क्या बक रहे हो? ओ तो आखिरकार एल्ड्रिक तूने अपनी औकात दिखाई दी। यंग मास्टर अब हम क्या करेंगे? बॉर्डर गार्ड से निपटने के लिए मैं तो सारे के सारे मैजिशियन को अपने साथ लेके आ गई। वहाँ एसलिन सिटी में तो हमारा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमारा अंदर से साथ दे। यहाँ पे हमारा एमसी थोड़ा डेविल स्माइल देता है और फिर कहता है कि चिंता मत करो मिस सेलिना। रिन यहाँ पे बोलता है कि जिस पल से एल्ड्रिक ने सिटी पे विद्रोह किया है उसी वक्त वो हार चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिन जो है वो सिटी के गेट के बाहर खड़ा होता है और वो एल्ड्रिक को आवाज दे रहा होता है। एल्ड्रिक उसे ऊपर से देख के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ओहो तो ये मास्टर राइन आए हैं, स्वागत करो इनका। जनाब आज आपका आना एसलिन सिटी में कैसे हो गया? एल्ड्रिक मैं ये जानने में बहुत इच्छुक हूँ कि तुमने आखिर मेरे फादर को धोखा क्यों दिया? अच्छा तो तुम ये जानना चाहते हो? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे इस यूजलेस जगह पे फेंक दिया। मैंने और तुम्हारे पिता ने साथ में फोर्स को ज्वाइन किया था और हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग एक ऐसा एम्पायर बनाएंगे जो सब सही होगा। और फिर जब तुम्हारा पिता एक ग्रैंड लीडर बन गया तो उसने मुझे वो सुख सुविधाएं और वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जो मैं चाहता था, जिसका मैं हकदार था। इसके अपोजिट उसने मुझे और मेरी फैमिली को एक ऐसी जगह पे फेंक दिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कई बार पत्र लिखे और उसमें लिखा भी कि मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दे। और फिर आखिर में क्या हुआ? उसने वो सारे के सारे खत को रिजेक्ट कर दिया। आज ये जो भी हो रहा है ये सारी की सारी तेरी बाप की गलती है। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो अपने बाप को करो, मुझे नहीं। मेरे साथ जो ये लोग हैं वो वही लोग हैं जिनके साथ मिलके तेरे बाप ने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया था और इनको भी मेरी तरह क्या मिला? सिर्फ धोखा। हम लोग कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो चीज वापस ले रहे हैं जो कि हमारी। ओह तो ये बात है, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। मैंने सोचा था कि तुम कोई नोवल रीजन दोगे, पर ये तो तुम लोगों की अपनी इच्छा पूर्ति विद्रोह है। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो सिटी को छोड़ के सरेंडर कर दो जल्दी से। और अगले 3 दिनों में मैं वैसे भी ये दीवार तोड़ के अंदर आ ही जाऊंगा, तो उस समय पे मुझे ब्लेम मत करना। क्या 3 दिन में? मास्टर क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है एसलिन सिटी को तुम बस 3 दिन में इसकी दीवारों को तोड़ के अंदर आओगे? वाह मास्टर राइन तुम तो पक्के पागल हो गए हो ये बात सुन के। क्या बात है, मूर्ख लोग बस बातें करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। मास्टर राइन अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? कैसी शर्त? अगर तुम अगले 3 दिन में ये दीवारें तोड़ के अंदर नहीं आ पाए तो तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा। क्या हो जब मैं ये दीवारें तोड़ के अंदर आ गया तो? अगर तुमने ये दीवारें तोड़ दी तब तुम जो बोलोगे वैसा ही होगा जनाब। तो क्या बोलते हो राइन एडगर, लगाओगे शर्त? लिटिल यंग मास्टर उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर राइन मैंने भी एल्ड्रिक के इस विद्रोह की खबर द ग्रैंड ड्यूक को भेज दी है, हमें बस इंतजार करना है जब तक ग्रैंड ड्यूक की तरफ से सिपाही नहीं आ जाते। वो आएंगे तो वो इन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे और इन लोगों की ये फिजूल की शर्तें मानने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर राइन क्या हो गया, डर गए क्या बेटे? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 3 दिन के अंदर दीवार गिरा दूंगा, अब क्या हो गया है डरपोक कहीं के? अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो हमारी शर्त को मान, क्यों नहीं मान रहा? फिर अगर तुमने ये सोच ही रखा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी झंड ही करवानी है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं करना चाहता मेरे तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी जिंदगी झंड करने की। अब देखते जाओ क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। और हाँ रही बात शर्त तो मुझे तुम्हारी शर्त बिल्कुल मंजूर है। मुझे यही उम्मीद रहेगी कि 3 दिन के बाद तुम अपना प्रॉमिस भूल ना जाओ। अरे वाह ये हुई ना बात। जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं वो सभी इस बात की गवाही देंगे फिर। ओह बाय द वे मास्टर राइन मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी को भी मेरे इस विद्रोह के बारे में खबर मिल चुकी है। उनकी आर्मी वॉर्डर किले की तरफ से अगले 10 दिनों में तो पहुंच ही जाएगी यहाँ पे। ओ मास्टर रिन अपना ध्यान रखना, कहीं तुम पकड़े ना जाओ।
दुश्मनों के हाथों। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक टेंट को जिसके अंदर रिन बैठा होता है और कुछ लिख रहा होता है। सेलिना यंग मास्टर को बोलती है कि जो वॉल्स हैं वो काफी मजबूत हैं और हमारी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसके बिहाफ पे मैं बता रही हूँ कि हम लोग उन दीवारों को नहीं तोड़ पाएंगे। तो वहां पे खड़ा एक सैनिक कहता है कि मास्टर राइन आप हमारे साथ यहाँ से निकल चलिए और जब ग्रैंड ड्यूक की आर्मी आएगी तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे और एस्लिन सिटी पे अटैक करेंगे। तब रिन बोलता है कि चिंता मत करो, एस्लिन सिटी की दीवारें अगले 3 दिन में गिर जाएंगी। मेरी असली चिंता की वजह है ऑर्बिस एम्पायर। ली क्या तुमने लकड़ियां जमा करवा दी हैं? मास्टर राइन मैंने आपके अकॉर्डिंग जितना आपने बोला था रिक्वायरमेंट थी उतनी लकड़ियां जमा करवा दी हैं और हमने एक लेक भी ढूंढ ली है जैसे कि आपने हमसे पूछा था। सेलिना जैसे मैं कहता हूँ वैसा करना, तुम जादूगरों को लेके जाओ और लेक पर आइस मैजिक कर दो। इस बात का जरूर से ध्यान रखना कि झील का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक चल जाए। मास्टर रिन मैं ये जानने में बहुत इच्छुक हूँ कि क्या ये सारी चीजें एस्लिन सिटी की वॉल्स को तोड़ पाएंगी? चिंता मत करो सेलिना, एस्लिन सिटी की जो दीवारें हैं वो लास्ट के तीसरे दिन टूट जाएगी। सीन शिफ्ट होता है अगले मोमेंट पे जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिन कुछ सैनिकों के साथ वहां पे चार्ज कर रहा होता है और सैनिक आगे अटैक करने की मुद्रा पे जा रहे होते हैं पर इनके हाथों में इनके हाथों में लकड़ियां हैं। ये तीरों से बचते हुए दीवार के पास जाते हैं और एल्ड्रिक सोचता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बिना वेपन के यहाँ पे अटैक कर रहे हैं और उनके हाथ में ये लकड़ियां क्या कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सैनिक जो है वो दीवार के पास लकड़ियां छोड़ के वापस जा रहे होते हैं। तो एल्ड्रिक बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और उसके साथ जो वहां पे एक सैनिक होता है वो भी परेशान होता है। एल्ड्रिक उससे पूछता है कि ये चल क्या रहा है, क्या तुमने इससे पहले ये सब चीजें देखी हैं? लॉर्ड एरिक मैं भी आपके इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर वो यहाँ पे लकड़ियां छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लगता है कि वो दीवार पे आग लगाना चाहते हैं। दीवार पे आग लगाना चाहते हैं? बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता भी है ये पत्थर की दीवार है और पत्थर में आग लगती है क्या? पर सर जी मुझे और कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे यही रीजन लगा। तेरी तो लॉर्ड एल्ड्रिक यहाँ देखिए वो उस लकड़ियों पे आग लगा रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि वो वॉल पे फायर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सही में दीवार में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? छोटे बच्चे को जितना मैंने बेवकूफ समझा था वो ये उससे भी ज्यादा मूर्ख है। लॉर्ड एल्ड्रिक क्या आप चाहते हो कि हम मैजिशियन को बुलाएं और इस आग को बुझा दें और सोल्जर जो कि लकड़ी लेके आ रहे हैं उन पे एरो से शूट करें? इसकी जरूरत नहीं है। जो मैजिशियन आए हैं वो ऑर्बिस एम्पायर से आए हैं और इन छोटे कामों के लिए उनका यूज नहीं करेंगे हम। उनको तो खास मौके पे ही यूज करेंगे। हम ऐसे कामों के लिए अपनी मैजिकल पावर यूज नहीं करेंगे और उन पे एरो भी मत चलाओ, उसे भी वेस्ट मत करो। 3 दिन बाद मैं उसे यहीं पे टॉर्चर करूंगा वॉल के सामने। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी रखी हुई लकड़ियों पे आग लगी होती है जो कि दीवार पे होती है। अगले सीन में हमें सिटी लॉर्ड का मेंशन को दिखाया जाता है और मेंशन के अंदर सिटी लॉर्ड बैठा होता है और उसके साथ और भी बंदे होते हैं, जहां पे एक बंदा बता रहा होता है कि लॉर्ड एल्ड्रिक जी ऐसा लग रहा है कि सामने वाली टीम ने फिर से कंटिन्यू कर दिया है आग लगाना। क्या उन लोगों ने वो सारी लकड़ियां जला दी हैं जो सर्दियों में काम आनी थी? सभी लोग मेरे साथ चलो और इस पल का गवाह बनो कि मैं कैसे उस गधे को उसकी औकात दिखाता हूँ। अभी एक अनाउंसमेंट होती है और हमें बताया जाता है कि हाँ आज तो वही लास्ट दिन है जब इन दोनों की शर्त लगी हुई थी। इसका मतलब ये है कि ये तीसरे दिन का सीन है, लॉर्ड एल्ड्रिक ही जीतेंगे। अरे हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, दीवार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। अरे दीवार के पास मत जाना, जल जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक तरफ होता है एल्ड्रिक और दूसरी तरफ होता है मास्टर राइन। एल्ड्रिक बोलता है ओ तो मैं समझ गया मास्टर राइन, पहले तुम आग लगाओगे उसके बाद यहाँ आओगे सरेंडर करने। इस पे राइन बोलता है एल्ड्रिक मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे साथी हैं उन सबको एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। तुम लोग अभी सरेंडर कर लो नहीं तो बाद में मारे जाओगे। इस पे एल्ड्रिक कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है क्या? तुम्हें यहाँ के हालात देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन सरेंडर करेगा और कौन नहीं? क्या तुम शर्त के बारे में भूल गए हो क्या? आज वही लास्ट डे है। अगर तुमने एस्लिन सिटी की दीवारों को शाम होने से पहले अगर तोड़ा नहीं तो तुम्हें सरेंडर करना होगा। तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुमने ये शर्त अपनी आर्मी और अपने सोल्जर के सामने रखी है। सब लोग इस बात की गवाही देंगे। हाँ सोच लो जब तक शाम ढल रही है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है ये सोचने का कि तुम इस दीवारों को कैसे गिराओगे। इसमें रिन अपने सिर को पकड़ के कहता है कि ठीक है अगर यही तुम चाहते हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। सेलिना अभी करो। सेलिना अपनी पावर चार्ज करते हुए कहती है ठीक है लिटिल यंग मास्टर मैं समझ गई। सेलिना को ये अटैक प्रिपेयर होते हुए देख के एल्ड्रिक घबराते हुए अपने मैजिशियन को बोलता है कि जल्दी से गार्ड पे हो जाओ। सेलिना एक चार्ज अप लेती है और एक लाइटनिंग अटैक कर देती है सारे के सारे मैजिशियंस के ऊपर और मैजिशियंस को
प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना पड़ता है और उसके बाद वो बच पाते हैं। ये देख के एल्ड्रिक बहुत हंसता है और कहता है कि अच्छा तो बस यही अटैक था। अरे बेटा दीवार तो गिरी नहीं यार, कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा था कि सेलिना इससे ज्यादा कुछ करके दिखाएगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। एल्ड्रिक सेलिना की इस मैजिक को देख के हंसी रहा होता है और तभी उसका ध्यान एक तरफ जाता है जहां पे वो देखता है कि आसमान से पानी बरस रहा होता है और वो परेशान होकर बोलता है कि क्या बारिश हो रही है। तभी हम लोग रिन को देखते हैं कि जो कि अपने सभी ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि चार्ज करो, और हम देखते हैं कि उनके सैनिक जो रहते हैं, रिन के सैनिक जो रहते हैं, पहले उनके हाथ में लकड़ियां थी, अब पानी की बाल्टी। सेलिना को दिखाया जाता है जो कि इतना पावरफुल अटैक करने के बाद एग्जॉस्ट हो गई होती है और रिन और ली उसे पकड़ के बोल रहे होते हैं कि थैंक यू मिस सेलिना। हालांकि रिन अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है कि मुझे मालूम नहीं था कि सेलिना मौसम को चेंज कर सकती है, जो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे बहुत काम आने वाला है। सेलिना उस हालत में भी यही पूछ रही होती है कि लिटिल यंग मास्टर जी, जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो इफेक्टिव होगा, क्या वो काम करेगा? सेलिना की ये बात सुन के रिन रिप्लाई देता है कि तुम चिंता मत करो, जिस पल ये बर्फ का पानी जो रहेगा वो दीवार पे लगेगा उसी समय ये दीवारें ढह जाएंगी। तभी ली कहती है रिन से कि मास्टर देखिए। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि सैनिक जो हैं वो पानी की बाल्टी दीवार पे फेंक रहे होते हैं, यानी कि पानी फेंक रहे होते हैं। जैसे दीवारों पर पानी फेंका जाता है उन दीवारों पे दरारें आ जाती है और देखते देखते पूरी दीवार गिर जाती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है दीवार के ऊपर जो एल्ड्रिक और उसके साथ ही खड़े होते हैं वो सारे के सारे जमीन पे गिर जाते हैं। राइन अपने सैनिकों को बोलता है कि दीवार ढह चुकी है, तुम लोग सब अटैक करो, जो लोग सरेंडर करेंगे उन्हें अरेस्ट करो और बाकियों को खत्म कर दो। सेलिना काफी हैरानी से देखते हुए सोचती है कि वाकई में दीवार तो ढह गई। मुझे इस बात का डर था कि मेरी स्ट्रेंथ से भी ये दीवार को कुछ नहीं होता, पर लिटिल यंग मास्टर ने ये कैसे कर दिया। राइन सेलिना को बोलता है कि सेलिना घर जाने का समय हो चुका है। हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जहां पे सैनिकों ने एल्ड्रिक को घेर लिया होता है और एल्ड्रिक सोच रहा होता है कि मैंने उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट किया और मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा। हालांकि मुझे भागने का जो निर्णय है वो मुझे पसंद नहीं, बट अभी मुझे अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। मुझे जान बचा के नॉर्थ की साइड जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी आ रही है, उसके बाद मैं बच सकता हूँ। एल्ड्रिक को भागते हुए देख के उसके जो साथी होते हैं वो भी उसे कहते हैं, लॉर्ड एल्ड्रिक तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम भाग जाओगे? हमने ये साजिश साथ मिलकर बनाई है तो साथ मिलकर ही सजा भुगतेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है राइन का और उसकी सेना को, जहाँ पे लोग उसका स्वागत कर रहे होते हैं और सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि राइन बहुत बढ़िया आदमी है। भीड़ में से काफी सारे बंदे यही बोल रहे होते हैं कि जो चीज असंभव है वही संभव करके दिखा दी है लॉर्ड राइन। उन्होंने 3 दिन में शहरों की दीवारों को गिरा दिया। तभी सेलिना राइन से बोलती है कि लिटिल यंग मास्टर प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, मुझे भी बता दो कि तुमने ये आखिर कैसे किया। वो बार बार यही जिद करती है कि प्लीज 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 मुझे बता दो। तो इस पे राइन सोचता है कि जब तक मैं इसे बताऊंगा नहीं तब तक ये मुझे शहर में जीने नहीं देगी। ये जो भी चीज मैंने की है ये थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिजिक्स का असर है। इस चीज का प्रिंसिपल क्या है थर्मल एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का? इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है और जब उसे ठंडा करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। इसमें बिल्कुल बेसिक सिंपल है, जो भी चीज रहेगी उसकी जो स्टेट रहेगी, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर जो रहेगा, वो पार्टिकल अपने नॉर्मल स्टेट पे रहेंगे। जब उन्हें हम गर्म करेंगे तो वो पार्टिकल फैल जाएंगे और उसके बाद उसे जब हम लोग ठंडा करेंगे, और इसका असर तुमने खुद देख ही लिया है उस इडियट एल्ड्रिक के ऊपर, मैंने यही किया है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एल्ड्रिक को जो अपने सेना के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसे कोई आवाज देता है, मास्टर राइन। ये वही लोग होते हैं जो एल्ड्रिक के साथ होते हैं, उसके साथ ही होते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था एल्ड्रिक हमसे क्या करवा रहा है और हम उसकी ट्रिक में आ गए। दोस्तों स्टोरी से हटके ये बात ना बड़ी अजीब सी लगती है कि पहले तो ये लोग कर्मकांड करते हैं, बंदों को मरवाते हैं, उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी, हम उसकी चाल में आ गए। भाई तुम लोग बच्चे थोड़ी हो। भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर राइन, हम तो उसे कैप्चर करना चाहते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि मैंने तुम लोगों को 2 मौके दिए थे पर तुम लोगों ने वो मौके नहीं लिए। मास्टर राइन हम अपना पैसा जमीन जायदाद सब आपके नाम कर देंगे, बस हमारी जिंदगी बख्श दो। अगर मैं तुम लोगों को मार दूं तो उसके बाद भी तुम्हारी प्रॉपर्टी वैसे भी मेरे ही नाम पे हो जाएगी। मास्टर राइन हम आपके वफादार रहेंगे मरने तक। ना ना तुम गलत हो, लोग वफादार नहीं होते, जब तक उन्हें लाभ मिल रहा है तब तक वो उस बंदे के साथ रहते हैं जिनसे उन्हें अपनी जरूरतें पूरी हो। तुम इतने बुढ़े हो गए हो और तुम लोगों ने इतनी दुनिया देखी है फिर भी ये बात समझ नहीं आती तुम लोगों को। सैनिकों इन्हें अरेस्ट कर लो और जब तक मैं सजा इनकी डिसाइड नहीं करता इन्हें बंद रखो जेल में। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्ड्रिक अपने मेंशन पे आया होता है और वो उसी मास्क वाले इंसान से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि एल्ड्रिक कहता है कि सर आपको पता है उसने दीवार गिरा दी। क्या बक रहे हो,
ये उसने कैसे किया? उसने 3 दिन तक वहां दीवार पे आग लगाई और तीसरे दिन की आखिरी पहर में उसने उसमें पानी फेंका और वो टूट गई। क्या बक रहे हो बागड़ बिल्ले? दीवार तोड़ने का क्या इतना आसान तरीका हो भी सकता है? मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान इतनी आसानी से दीवार को गिरा दे। उसने पक्का कोई पावरफुल मैजिक किया होगा। सर जो भी हो, पर हमें अब यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर राइन अपने सैनिकों के साथ यहाँ पे आ गया तो हमारा भागना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मास्क वाला बंदा एक स्क्रोल निकालता है, तभी पीछे से एंट्री होती है अपने राइन की। राइन बोलता है, अरे अरे अरे, स्वागत तो करो हमारा। तुम इतने जल्दी यहाँ पे कैसे पहुंच गए? मैं तो तेरा धन्यवाद करने आया हूँ। पहले तुमने दीवार तोड़वाई और अब तुम भागने की तैयारी कर पे हो। तुम्हारे सैनिकों ने जब देखा कि तुम भाग रहे हो तो उन्होंने तो खुद ही हथियार फेंक दिए। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली। तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, तो मैं यहाँ सीधा आ गया। ओ, तो तुम ही वो बंदे हो जो एड्रिक को पीछे से सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारी शक्ल इतनी बदसूरत है कि तुमने मास्क लगा रखा है, या फिर कोई पुरानी चोटें हैं तुम्हारे चेहरे पे? राइन एडगर, तुम जितना उछलना चाहते हो इन दिनों उछल लो, क्योंकि ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी आ रही है। अगर एस्लिन सिटी की दीवार नहीं ढही होती तो तुम लोग थोड़ा और दिन जी लेते, पर अब तो भाई तुम्हारा बचना तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये कहते हुए वो जादूगर भागने की कोशिश में अपने मंत्र तंत्र करता है और रिन भी कहता है कि ली इसको रोको। और ली जब तक कुछ रिएक्ट करती तब तक ये बंदा एक स्क्रोल निकालता है और स्क्रोल निकालने के बाद वो ली के अटैक से बचते हुए साइड हो जाता है। हालांकि ली ने जो चाकू फेंका होता है उससे उसका मास्क जो है वो टूट जाता है। ली उसको देख के कहती है कि ये तो वो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा स्क्रोल निकालने के बाद राइन एडगर को धमकी देने के बाद गायब हो जाता है। एड्रिक को भी वो साथ में ले जाता है, दोनों जने गायब हो जाते हैं। ली राइन से माफी मांगते हुए कहती है कि वो मेरी गलती से ही भाग पाया है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा तेज होती तो मैं उसे पकड़ लेती। इस पे राइन कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे मालूम था कि उन्हें भागने के कई तरीके आते हैं। ली कहती है कि मास्टर राइन, मैं उस आदमी को जानती हूँ। रिन कहता है, हाँ सही में मैं उस आदमी को जानती हूँ, क्योंकि वो एक बार द ग्रैंड ड्यूक का सबऑर्डिनेट बना था। उसका नाम रेवेनक्लॉ एल्डविन है। लड़ाई के वक्त इसने आपके पिताजी को धोखा दिया और ये दुश्मन वाले ड्यूक से मिल गया। ओ, तो ये एल्डविन फैमिली से है क्या? ये एंड्रिन फैमिली से तो नहीं है जिसको मैंने सजा दी थी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं अब आपको बताऊं तो ये एल्डविन फैमिली का लीडर हुआ करता था। ये आपके पापा के जो आइडियाज थे उसमें एग्री नहीं हुआ, तो उस वजह से ये दुश्मन के ग्रैंड ड्यूक सोरेन से जाके मिल गया। ओ, अब मैं समझा। तभी वहां सेलिना आती है और सेलिना बोलती है कि मास्टर सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है, पर हम ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी का क्या करेंगे? अगर मैं खुद और सारे जितने भी मैजिशियन है उन सबको दीवार के निर्माण के काम पे लगा भी दूं, फिर भी मुझे डर है कि ये वक्त पे पूरा नहीं हो पाएगा। लिटिल यंग मास्टर, जो आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला मैजिक था उसने सच में बहुत डैमेज किया है। रिन सेलिना को जवाब देते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिन, सेलिना और ली एक ऊंची हाइट वाली जगह पे खड़े होते हैं जहाँ से पूरी पब्लिक वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेलिना सोचती है कि लिटिल यंग मास्टर कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि जनता में हौसला बढ़ेगा और वो पैनिक ना करें, क्योंकि आने वाली वॉर में हो सकता है बहुत लोग मरे या फिर बहुत हमें लॉस हो। हे, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? मुझे कुछ कहना है। ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है और वो यहाँ कुछ दिनों में पहुंच जाएगी। क्या तुम लोगों को सुनाई दिया? जनता भी लाइक, भाई भैंस की आंख, ये क्या हो गया? सब लोग बिल्कुल स्टन हो गए थे ये बात सुन के। क्या आर्मी आ रही है? सेलिना खुद परेशान हो गई थी। वो कह रही है कि यंग मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो? सेलिना ने सोचा था कि राइन जो है बिल्कुल साधारण बातें करेगा जिससे कि इस पब्लिक को पता ना चले कि ये जंग होने वाली है, या फिर समझ रहे हो ना वैसा कुछ, बट ये तो सीधा ही बक देता है। पब्लिक बोलती है कि ऑर्बिस एम्पायर हम पे फिर से हमला करने वाला है। पब्लिक बोल रही होती है कि अपनी जरूरत की सामान लो और भागो यहाँ से। सेलिना राइन को कहती है कि मास्टर आपको ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। राइन पूछता है कि ऐसा क्यों? तो सेलिना बोलती है कि जब लोग सुनेंगे कि कोई उन पे अटैक करने वाला है तो वो हड़बड़ाहट में इधर उधर ही भागेंगे और पैनिक करेंगे और वो पूरा आर्मी पे रिलाई होंगे कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। उनको फॉर्मल मिलिट्री की ट्रेनिंग तक नहीं मिली है, तो उनके लिए मुश्किल होगा कि वो ऐसी सिचुएशन में शांत रहें और इस खतरे को फेस करें। तब राइन कहता है कि मिस सेलिना आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं कुछ। युद्ध के दौरान जिसे शांत रहने की जरूरत होती है वो होता है कमांडर, और जो लोग युद्ध के दौरान भी शांत रहते हैं वो किसी सोल्जर से कम नहीं है। क्या? वो एक लेटर दिखाता है पब्लिक को और बोलता है कि ये मुझे पत्र मिला है ऑर्बिस एम्पायर की तरफ से, और इसमें लिखा है कि एस्लिन सिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे चूहे हैं और वो बिल्कुल बेकार आदमी हैं जो कि अपने घर को भी बचा नहीं सकते, और जब मुसीबत आएगी तो वो सिटी को छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। ये सुनकर पब्लिक की जल जाती है। पब्लिक कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सब बोलने की। वो कमीने लोग हर साल हमें लूटने के लिए यहाँ पे आते हैं, हमारा खाना चुरा के लेके चले जाते हैं और हमारा पैसा भी, पर इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम लोग उनसे लड़ाई करेंगे और उनको धूल चटाएंगे। पब्लिक को भड़कता हुआ देख के राइन भी बोलता है सामने से ही कि इसका मतलब है कि ऑर्बिस एम्पायर वाले तुम लोगों को जान
जानते नहीं है ठीक से। क्या तुम सभी लोग वाकई में एक चूहे हो या मूर्ख हो? पब्लिक बिल्कुल गुस्से में आ जाती है, बिल्कुल मोटिवेट हो जाती है ये बात सुन के, और वो कहती है कि हम लड़ेंगे, हम लोग उन्हें बताएंगे कि उनकी औकात क्या है, और इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस बार हम खून का बदला खून से लेंगे। अगर एक बंदा मरता है तो वो 2 को मार के मरेगा। रिन कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जमीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ सकते हो तो मैं एडगर राइन ये कसम खाता हूं कि मैं तुम लोगों को जीत दिलाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें ऐसी बुलंदी पे पहुंचाऊंगा जहां पे कोई भी इंसान तुम्हें हमला करने का सोच नहीं सकेगा। सभी लोग हर्षोल्लास से चिल्ला रहे होते हैं। अब सीन कट होता है और हमें राइन का मेंशन दिखाया जाता है जहां पे राइन कुछ पढ़ लिख रहा होता है, और वहां पे ली आती है और ली कहती है कि मास्टर प्लीज चाय पीजिए और रेस्ट कर लीजिए। ली अभी मेरे पास समय नहीं है रेस्ट करने का। ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी को बॉर्डर किले तक पहुंचने से पहले मुझे उन्हें रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे कोई तरीका नहीं मिला तो वो लोग हमारी सिटी को कैप्चर कर लेंगे। मास्टर राइन तो आपने दिन में तो बड़ी बड़ी बातें बोली थी पब्लिक, मैंने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो बातें कही थी। अगर वो पैनिक करते तो हमें बहुत दिक्कत होती। अगर हमारी जनता इस सिटी से निकलने भी चाहती तो वो निकल नहीं पाती। इतने ज्यादा बंदों का एक साथ निकलना मुश्किल होता। मास्टर राइन मैं आपको इस सिटी से बाहर ले चलती हूँ, मैं आपको ऐसे खतरे में नहीं देख सकती। तुम चिंता मत करो, मैंने मेलकम और सेलिना से पहले ही बोला है कि हमारे जो पब्लिक में बच्चे और औरतें हैं उन्हें किसी सेफ जगह पे पहुंचा दे। मैं ऐसे समय पे हार नहीं मान सकता। क्या ये वही चीज है जो मैंने ली से पूछा था? डार्क ग्रीन डिवाइन ऑयल। क्या तुम जानती हो इस डार्क ग्रीन डिवाइन ऑयल के बारे में? हाँ मैं कुछ तो जानती हूँ इसके बारे में, शायद ये जलता है। ये चीज जो है ज्यादातर बिचेस यूज करती है अपने रिचुअल में। लेकिन फोटो में देख रहा होता है कि ये जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल की तरह लग रहा है, जैसा पेट्रोल कच्चा पेट्रोल होता है ना वैसा ही लग रहा है। एक ऐसा तेल जो जलता है, क्या ये वो हो सकता है? अपने मन में सोच रहा होता है। ली से कहता है कि अकाउंट बुक बताती है कि हमारे वेयर हाउस में बहुत ज्यादा मात्रा में ये ऑयल पड़ा हुआ है, तो क्या मैं देख सकता हूँ उसे? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ली और रिन दोनों बेयर हाउस की तरफ जाते हैं। बेयर हाउस के सैनिकों को रिन आदेश देता है कि जाओ और डार्क ग्रीन डिवाइन ऑयल खोजो। खोजते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि आग की चपेट में वो चीज ना आ पाए और वो एक वैरल में होगा, तो जाओ और उसे जल्दी से ढूंढो। जब तक सैनिक उस ऑयल को ढूंढ रहे होते हैं राइन की नजर जाती है वहां पड़े हुए खजाने पे। तो खजाने को देख के वो मन में सोचता है कि एड्रिक कमीने ने इतना सारा जो पैसा है वो कमा लिया था टैक्स को बढ़ा बढ़ा के। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं इस पैसे का यूज करूंगा एजलिन सिटी को और विकसित करने में। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे सबसे पहले तो स्टीम इंजन का आविष्कार करना पड़ेगा। सैनिक उस तेल को ढूंढ लेते हैं और वो कहते हैं कि राइन सर हमने ये ढूंढ लिया है, आप देख सकते हो। तो राइन एकदम से ना दौड़ के वहां पे आता है और वो चेक करता है कि वाकई में ये जो चीज है वो पेट्रोलियम ही है। राइन उस तेल को देख के बोलता है कि अब हमारी एजलिन सिटी बच जाएगी। यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑर्बिस एम्पायर का मिलिट्री कैंप, जहाँ पे एड्रिक और वही मास्क वाला बंदा सामने खड़े एक बंदे से माफी मांग रहा होता है कि हम लोग फेल हो गए। वो बंदा कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग फेल हो जाओगे, बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गंदी तरह से तुम लोग यहाँ भाग के आओगे। वैसे भी ये सिटी अगले 3 दिन में वैसे भी हारने वाली है। हमें ये बताया जाता है ये ऑर्बिस एम्पायर का ग्रैंड ड्यूक है कैस्टाइल वाल्डन, और अगले सीन्स में अगर इसका जिक्र होगा तो मैं इसका नाम कैस्ट बोलूंगा, आप मैनेज कर लेना। एड्रिक उसे बता रहा होता है कि राइन ने किसी फॉरबिडन स्पेल का यूज किया था जिसकी वजह से वो वॉल तोड़ पाया और हम लोग हार गए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम तो तब तक होल्ड कर ही रहे थे सिटी को जब तक आप लोग हमारी सिटी में नहीं आ जाते। फॉरबिडन स्पेल बोला ना तुमने? फॉरबिडन स्पेल बोल रहे हो तुम? लगता है ग्रैंड ड्यूक ने अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए किसी फॉरबिडन स्पेल वाले मैजिशियन को उसके पास बुलाया। लॉर्ड कैस्ट डरने की कोई बात नहीं है। फॉरबिडन स्पेल वाला जो जादूगर है वो अपनी स्पेल्स बार बार नहीं यूज कर सकता, वो एक छोटे टाइम के लिए ही अपनी स्पेल यूज कर सकता है। और वैसे भी राइन ने शहर की दीवार तो खुद ही ढा दी है और अब हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा, हम जब चाहें तब अटैक कर सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो ड्यूक तुम लोगों की तरह गधा नहीं है। अब यहाँ से तुम लोगों का काम खत्म होता है, यहाँ पे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग ऑर्बिस एम्पायर में जाओ और वहां पे इंतजार करो और खबर सुनो हमारी। तभी मास्क वाला बंदा कहता है कि लॉर्ड कैस्ट, हाँ आपको शायद याद नहीं पर हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, अब आप मुझे पीछे हटने के लिए बोल रहे हो, इसका क्या मतलब समझूं मैं? इसका मतलब ये समझो कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है। वो एक स्क्रोल उसकी तरफ फेंकता है और वो स्क्रोल उठाता है और देखता है जिसमें कि लिखा होता है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो, मैं तो नहीं पढ़ने वाला इतना लंबा चौड़ा भाषण। लेटर पढ़ने के बाद वो मास्क वाला बंदा चिल्ला के कहता है कि कैस्ट कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की। तो उसके बाद कैस्ट जो है वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस गद्दार को पकड़ लो और जब तक वॉर खत्म नहीं होती तब तक इसे बंद ही रखो जेल में। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे कुछ सैनिक पकड़ के ले जा रहे होते हैं और वो एड्रिक से बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। एड्रिक डर से कांप रहा होता है क्योंकि वो भी सोच रहा था कि ये बंदा जो लॉर्ड कैन है वो उसे भी जेल में डाल देगा। कैश पूछता है एड्रिक से कि अब मुझे बताओ कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। इस पे लॉर्ड एड्रिक बोलता है कि लॉर्ड कैश प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे एक सीक्रेट मालूम है जो कि किसी को नहीं मालूम, ये आपको लड़ाई में बहुत सहायता करेगा और आपके ऑर्बिस एम्पायर को ऊंची दिशा में आगे बढ़ाएगा। इस पे कैश बोलता है ओ तो ये बात है।
अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है थर्लैंड सिटी का मेन हॉल, जहाँ पे ये राइन की सिस्टर होती है जो यहाँ पे बैठी होती है और एक लेटर को पढ़ रही होती है जिनका नाम होता है प्रिसिला एडगर। तभी वहाँ पे एक सेविका आती है और जिसके हाथ में लेटर होता है। वो लेटर प्रिसिलिया को देते हुए कहती है कि ये लेटर मास्टर रिन की तरफ से आया है जिसे ली एलिस ने लिखा है। इस पे प्रिसिलिया अपनी एक याद में चली जाती है जहाँ पे वो राइन को छोटे रूप में देखती है और कहती है कि कितना टाइम हो गया, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं उसकी टेरिटरी में जरूर जाऊंगी। प्रिसिलिया जैसे ही राइन के लेटर को पढ़ती है वो चौंक जाती है और चिल्ला के कहती है गद्दार। वो अपनी सेविका को जिसका नाम ग्वेन होता है उसे कहती है कि वेलेस होकर को अभी बुलाओ। ठीक है मैम, मैं समझ गई। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेलेस प्रिसिलिया के सामने घुटनों पे बैठा होता है। वो बड़े प्यार से बोलता है कि एडर मिस क्या हुआ है जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो प्रिसिलिया उसे बड़े गुस्से में बोलती है कि इतना भी भोला बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे सब मालूम है कि तुम विद्रोह करना चाहते हो। इसमें वो बंदा बिल्कुल चौंकते हुए कहता है कि मैडम ये बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई जा रही है मेरे बारे में। हमने आपके साथ मिलकर एक ट्रेड का भी समझौता किया है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है ऐसा विद्रोह करने के लिए। प्रिसिलिया उसके मुंह पे एक फाइल फेंकती है और कहती है कि मेरे पास तेरे काले कामों की पूरी लिस्ट है। प्रिसिलिया उसके मुंह पे लेटर फेंकते हुए कहती है कि तुम खुद देख लो। तो कहानी यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जो बॉर्डर गार्ड था काइजर होकर वो इस बंदे का भाई है। तो इनके टाइम में ऐसा होता था कि जैसे कोई फैमिली विद्रोह करती है तो उस पूरी फैमिली को मार दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। चाहे उस फैमिली में से एक बंदे की भी गलती होगी तो सबको दोषी माना जाता था। अब वो बंदा लेटर पढ़ता है और लेटर में आप लोगों को पता ही है कि ली ने क्या लिखा होगा। वो बस वही बताती है कि सिटी में कुछ भी सही नहीं है, एल्ड्रिक जो है वो बॉर्डर गार्ड काइजर होकर जो इस बंदे का जो पढ़ रहा है ना लेटर उसका भाई है, तो वो भी उन लोगों के साथ शामिल है और वो लंका लगा रहे हैं हमारी सिटी की। और वो पड़ोसी देश के जो दुश्मन देश है उसके ड्यूक के साथ मिले हुए हैं। हालांकि हमने काइजर होकर को अरेस्ट कर लिया है और उसे टर्मिनेट कर दिया है, पर और ये जो होकर फैमिली है इन सब से बच के रहना प्रिसिलिया सिस्टर। और मैं तो यही कहता हूँ कि इन सबको अच्छे से मजा चखाओ। और लास्ट में ली ये भी बोलती है कि उन पे और भी एम्पायर की आर्मी आने वाली है तो कुछ ट्रूप्स उनके पास भेजे जो उनकी रक्षा कर सके, उनकी हेल्प कर सके। ये सब कुछ पढ़ के वो बंदा बिल्कुल स्टर्न हो जाता है और वो बहुत घबरा रहा होता है। इस पे प्रिसिलिया उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ और भी कहना है। इस पे वो बंदा कहता है कि मिस ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है, वो मेरे भाई का जो कर्म है उसकी सजा उसे मिली है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और हमारी हॉकर फैमिली उससे कोई नाता नहीं रखती। हाँ, मैंने एक लेटर भी लिखा था उसे पिछले महीने, उसमें मैंने बोला था कि मास्टर राइन वहां पे आ रहे हैं, उनके शब्दों पे ध्यान देना और उनकी कमांड को मानना, फिर कोई एक्शन लेना। अभी वो बंदा बिल्कुल गिड़गिड़ा के बोल रहा होता है कि प्लीज मिस हमें एक लास्ट चांस दीजिए अपनी वफादारी साबित करने का। और तुम वो वफादारी कैसे साबित करोगे? मैं मास्टर राइन की हेल्प के लिए अपनी आर्मी को भेजूंगा जिसे मेरी बेटी लीड करेगी जो कि ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी से लड़ेगी। रोजालिन क्या अभी वो बच्ची नहीं है क्या? अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, अभी तक तो उसने नाइट एकेडमी भी पूरी नहीं की है। क्या वो जवान हो गई है? सोच लो अगर कुछ होता है तो तुम्हारी फैमिली बख्शी नहीं जाएगी। अब चिंता न करिए मिस, हॉकर फैमिली अपना खून का बलिदान देके भी अपनी वफादारी साबित करेगा। अगर आप नहीं होती तो हमारी फैमिली वैसे ही कई समय पहले ही खत्म हो गई होती। मुझे एक लास्ट चांस दीजिए जिससे मैं अपनी लॉयल्टी आपको साबित कर सकूं। ग्वेन, किसी को भेजो जो रोजलिन पे नजर रखे, जैसे ही उससे गद्दारी करने की बू भी आएगी तो उसे एकदम से खत्म कर देना। गाइज रोजलिन का अगर अभी आगे जिक्र होगा, अगर स्टोरी में वो आगे रहेगी तो उसको मैं रोज कह के बुलाऊंगा, ठीक है? मैनेज कर लेना।